समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुडाना ने निर्देशित किया है कि टीएल जन सुनवाई तथा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को पूरी गंभीरता से लेते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इनका निराकरण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं परीक्षण करते हुए उन्हें सकारात्मक निराकृत करें। टीएल प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 3 माह से अधिक समय में लंबित सभी प्रकरणों की आगामी 1 सप्ताह में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन तथा जनसुनवाई के प्रकरणों पर भी समय पर कार्रवाई करें। अनुपयोगी बोरवेल, नलकूप, कुआं आदि को ढकते हुए उनके आसपास सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें। वन विभाग से संबंधित विषयों के संबंध में आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुडाना ने निर्देशित किया है कि विकास कार्यों के लिए संबंधित विभाग आपस में बेहतर समन्वय करते हुए कार्यों को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करें। जिन कार्यों के लिए वन विभाग ने एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता है, समय पर प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करें। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुडाना ने निर्देशित किया है कि 30 जून की स्थिति में राजस्व न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों का निराकरण करें, राजस्व प्रकरणों पर लगातार सुनवाई करें तथा गुण दोष के आधार पर उनके यथोचित निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी प्रकार नवीन प्रकरणों को अनिवार्य रूप से RCMA पोर्टल में दर्ज करें तथा उन्हें समय सीमा में निराकृत करें। प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित गरिमामय समारोह में श्री पी नरहरि IAS द्वारा लिखित गीत पानी पानी और राकेश चंदा द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक राम का राज्याभिषेक का विमोचन किया। श्री मंत्री संपतिया उइके ने आयोजित कार्यक्रम में अपने पानी पानी जल जीवन मिशन उत्सव गीत और राम राज्याभिषेक पुस्तक के लिए किए गए प्रेरणादायक कार्यों की प्रशंसा की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जनपद पंचायत नारायणगंज बीराडांडी के सभा कक्ष में जल एवं स्वच्छता तथार्थ समिति के पदाधिकारियों, सरपंच सचिव, रोजगार सहायक को जल गुणवत्ता परीक्षण का निरीक्षण प्रदान किया गया। सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में जाकर ग्रामीणों को पानी की जांच का प्रशिक्षण देंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड मंडला द्वारा जिले के अलग अलग ग्रामों में पेयजल स्रोतों, ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुआं, पानी टंकी, समवेल में सोडियम हाइपोक्लोराइट एवं ब्लीचिंग पाउडर डालकर क्लोरीनेशन कार्य किया गया है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर रहे, वहीं मटियारी बांध का गेट भी खोलना पड़ा था। मटियारी बांध के 6 गेट खुलने के बाद नदी के रास्ते में आने वाले सभी पुल डूब गए थे, जिनके कारण रामनगर अंजनिया सड़क मार्ग पर अंजनिया के नरैनी मार्ग बंद हो गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया। लोगों से अपील की गई कि नदियों के समीप न जाएं। मटियारी डैम के गेट खुलने से अनेकों ग्रामों में जनजीवन प्रभावित हुआ। जगन्नाथर, मटियारी टोला, मराल टोला ग्राम डूब में आ गए, परंतु प्रशासन ने पहले ही गांव के लोगों को सूचना देकर मकानों को खाली करा दिया था, जिससे कोई भी जनहानि नहीं हो पाई। वहीं पानी भी उतर गया है, तब जाकर ग्रामीण अपने घर घर को लौटे हैं और उन्होंने चैन की सांस ली है। ये भी तो देखना चाहिए, इनको बोला चाहिए। अभी आप पीछे कैसे नहीं तो कहाँ जैसा आया वैसा जाना। अरे साहब, यहाँ नदी आ रहा है और नदी किनारे हमारे मकान है। अभी 2 साल पहले पूरा घर में पानी आ गया था और अभी भी सामान जो है दूसरे ऊपर रखे हैं। तो अभी क्या पानी बढ़ रहा है? कहते हैं अभी तो ठीक है, लेबरेट में चलेगा, लेकिन अचानक बढ़ भी सकता है, तो समस्या बनेगा साहब। फिर वैसे कितने घर हैं जो डूब में आ जाते हैं? यहाँ 25-30 घर हैं डूब में आ जाते हैं जी। यहाँ भी डैम के कितने गेट खुले? डैम के 6 के 6 गेट खुले हैं, 60-60 सेंटीमीटर हैं। रात से यथास्थिति चल रही है और बरसात की कंडीशन को देखते हुए जो है उसको कंट्रोल करते हुए चला रहे हैं। अभी गेट की स्थिति क्या है, बढ़ सकता है कि नहीं? अभी की कंडीशन में तो बढ़ाने के चांस नहीं है, पर बरसात की कंडीशन रही तो बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो यहाँ ग्रामीणों को सूचना दे दी गई? हाँ, ग्रामीणों को सूचना पूरी दे देते हैं। पूरी तहसील है, थाने हैं, पंचायतें हैं, इनको सबको सूचना दे देते हैं। अभी कहाँ के मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं गेट खुलने से?
अंजनिया टू रामनगर का मार्ग अहमदपुर में बंद है और अंजनिया से सरायटोला, नरैनी, छिवला टोला, इमलिया, ये वाला रोड बंद है। ये रूट कब तक खुलने की संभावना है? ये तो गेट कम करेंगे जब भी खुल बंद चालू हो पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। क्या नाम भाई? आपकी भाई का परेशानी का हो गया? माने बाढ़ हम आ जाते हैं नदिया हमारा घर में आंसू तो नहीं हम आया का साल के हम जाते। फिर क्या करते हो? अब ये कोटवा रहा थे बतान तब निकालो सामान के अभी सामान निकाले नहीं? निकाल ले हन माने छोटे मोटे के अब पलंग अलंग है पेटी एटी है तो नहीं निकाले हन। तो अभी कोई आया कोटवार उठवार? हाँ रात के बताए रहे। हाँ। हाँ हाँ रात के ऐसे 2 बेरी बतान तो दूसरे कहाँ सो रही हन। तो घर में डर के मारे नहीं सो रहे? हाँ तब बसाल तो साहब जा पानी मांग रहे का दादा अरे आसो की बता। आसो नहीं हम ऐसा या कर अब डर ही लग रहा है भाई डराई हरा जान है तब। मंडला वासियों से हमारा विनम्र निवेदन है एवं जन सामान्य से भी हमारा निवेदन है, हमारे यहाँ पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सबसे अत्यधिक बारिश हुई है। क्योंकि इस बार 20 से 25% अत्यधिक बारिश हुई है मंडला ज़िले के अंतर्गत। तो कृपया सभी ग्रामवासियों से एवं सभी सरपंच एवं रोजगार सचिव एवं हमारे सचिव एवं आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम, जेएनएम एवं हमारे पीएचई के समस्त कर्मचारियों से निवेदन है, इन सभी ग्राम पंचायतों में विशेषकर ब्लीचिंग का कार्य और सोडियम हाइपोक्लोराइड का वितरण हो जाए ताकि आने वाले समय में फिर से किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो और इस आने वाली वर्षा से हम लोग निजात पा सकें और सभी को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। हमारा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है सभी ग्रामवासियों से एवं सभी मंडला वासियों से कि जब भी पानी पिएं हम उबाल कर पानी पिएं, छान कर पानी पिएं और साफ़ स्वच्छ पानी पिएं। हैंडपम्प का ही पानी उपयोग में लें। कुएं का पानी अभी बारिश में चूँकि गंदा हो जाता है उसका कम से कम उपयोग करें। साथ ही हमारे यहाँ जो सीजनल हरी सब्जियां रहती हैं, चकोड़ा भाजी या अन्य कोई जो हरी सब्जियां रहती हैं उनका भी उपयोग ना करें। इसके साथ साथ अन्य पेयजल पदार्थों का जैसे मदिरा इत्यादि का भी सेवन ना करें। ऐसी स्थिति में हम सभी आपका पूर्ण रूप से सहयोग विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों से भी हमारा आपसे सहयोग अपेक्षित है ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो सके। लगातार मोबाइल चोरी होने, गुमने के आवेदन मंडला कोतवाली सहित सभी थाना चौकियों में प्राप्त हो रहे हैं, जिसके चलते साइबर सेल की सहायता से विभिन्न जिलों में संपर्क कर 50 मोबाइल दस्तयाब किए गए, जिन्हें पुलिस कंट्रोल रूम में गुम मोबाइलों के मालिकों को बुलाकर कोतवाली पुलिस द्वारा सौंपे गए हैं। विकास कौल, चंद्रप्रभा यादव, ऋषभ चंद्रोल, शालिग्राम बरगड़े, एस के यादव, रश्मि चंद्रोल, आयुषी रावत, काजल भारतीय, नरेश तिवारी, ममता बर्मन, सर मेरा नाम आयुषी सराफ है, पड़ाव में रहने वाली हूँ। मेरा जो मोबाइल है वो जनवरी शुरुआत में घुमा हुआ था। मेरे हस्बैंड फ़ोन लेके जा रहे थे तो रास्ते में गिर गया था। हमने तो उम्मीद खो दी थी कि हमको मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट अचानक से कल कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि आपका जो घुमा हुआ फ़ोन है वो मिल चुका है। हमको बहुत खुशी हुई। हमने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि हमको मोबाइल मिलेगा, बट अब जो कंट्रोल रूम की सहायता से हमको घुमी हुई चीज़ मिल गई तो उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जिन भी लोगों का फ़ोन घुमा उनको भी जल्द से जल्द वो मिल जाए। आज साइबर सेल साइबर थाना मंडला के द्वारा लगभग 50 मोबाइल जो क्षेत्र के विभिन्न नागरिकों के गुम हुए थे, उन 50 मोबाइल जो कीमत लगभग उसकी 7.5 लाख रुपए है,
उन्हें आज कंट्रोल रूम में वापस किए गए हैं। पिछले 3 महीनों में या एक साल में इस साल से जनवरी से लेकर अभी तक कुल 126 मोबाइल जो लगभग 20 लाख कीमती के हैं, ये उनके मालिकों को साइबर सेल साइबर थाना के द्वारा वापस कराया गया है। सर, मोबाइल जैसे गुम हो जाता है तो अभी तक काफ़ी परेशान होते हैं, उनको क्या सलाह देंगे, कैसे शिकायत करें? देखिए, जैसे ही आपका मोबाइल गुम होता है तो यहाँ कंट्रोल रूम में साइबर सेल साइबर थाना बना हुआ है। यहाँ आके अपना मोबाइल के बिल, मोबाइल का बॉक्स यदि दोनों ना हो तो भी सिम नंबर से आके अपनी यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पुलिस लगातार उसको खोजती है। मिलने पर जिनका मोबाइल है उनको सूचना दी जाती है और उन्हें विधिवत यहाँ बुलाकर मोबाइल वापस किए जाते हैं। मंडला के अंजनिया चौकी के अंतर्गत ग्राम डुडका में रहने वाला दशरथ पिता फूल सिंह उम्र 50 साल जो कि मटियारी नदी में बह गया था, जिसकी खबर लोगों ने अंजनिया चौकी को दी। पुलिस द्वारा SDREF की टीम से संपर्क किया गया। मौके पर SDREF की टीम पहुंची और मटियारी नदी में खोजबीन शुरू की गई और उक्त व्यक्ति का शव निकाला गया। सावन के माह में भोलेनाथ के भक्तों के द्वारा नर्मदा जल से भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए जल ले जाया जाता है, जिसके चलते जिले भर में कांवरियों की टोली मां नर्मदा के तट पहुंच रही है और भगवान भोलेनाथ के जयकारों, ढोल धमाकों, भजन आदि के साथ जल लेकर जा रहे हैं। कांवर यात्रा का आयोजन जगह जगह हो रहे हैं। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को, भारतवासियों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। ये कांवड़ यात्रा हर साल लगातार 14 वर्षों से रपटा घाट से लेकर के किले घाट तक, व्यासरण मंदिर तक संपन्न की जाती है। सावन माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि हम पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें, इस करिए कांवड़ यात्रा की जाती है। समिति के द्वारा लगभग पिछले 1 वर्ष से प्रति सोमवार को रात में 9 बजे से महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया जाता है, जो कि हर सोमवार को 108 महामृत्युंजय जाप किए जा रहे हैं, जो कि निरंतर अभी तक जारी है और महादेव की कृपा से आगे भी निरंतर चलती रहेगी। बच्चों का उत्साह इसलिए भी होता है क्योंकि हमें जो बड़े करेंगे वही बड़ों को देखकर बच्चे उनका अनुग्रह करते हैं और ये हमारी आने वाली पीढ़ी है जो कि हमारी परंपराओं को सतत जारी रखेगी। Thank you.
बमनी में ग्राम ठरका है, वहाँ के एक निवासी युवक के द्वारा आज रात्रि में आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके पश्चात परिजनों ने आरोप लगाया कि इसमें उनके पड़ोसी जिनसे इनका पूर्व का विवाद है और साथ ही एक पुलिसकर्मी जो शराब पी के वहाँ पर आया था और उसने कुछ हुड़दंग मचाया था, जिसकी वजह से दुष्प्रेरणा से इन्होंने सुसाइड की। इस आरोप के पश्चात इसमें सभी बिंदुओं के ऊपर बात की गई है, चर्चा की गई है और वर्तमान में चक्का जाम खोल दिया गया है और साथ ही इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध एफआईआर की जा रही है और जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थापित की जा रही है। क्या नाम है अम्मा आपका? सविता बाई। कहाँ के रहने वाले हो? घर का। किस विषय को लेकर बमनी थाना आए हैं आप? कल शाम 6 साढ़े 6 बजे की बात है। मैं सब्जी लेने के लिए रोड में खड़ी थी। राम मिलन चक्रवर्ती, एक सियानी माता राम जी थी मेरे साथ में। राम मिलन चक्रवर्ती के साथ एक पुलिस वाला गया, उसका नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, और राम मिलन बता रहा था कि यही घर है उसका, और रुके वो गाड़ी से और मेरे लड़का को धमकाने लगे। बोल रहे थे कि तुम बहुत गुंडागिर्दी करते हो, हम तुमको ऐसा कर देंगे, कभी हम तुमसे मिलोगे तो हम मार के पार भी कर सकते हैं आपको। मैं अभी 5000 की दारू पी के आ रहा हूँ, मेरे से कोई पंगा नहीं ले सकता, ये टाइप की बात कर रहे थे। तो मैं दूर से सुन रही थी, वहाँ तक नहीं पहुँची। फिर मैं इनके बीच में तो वो बहुत प्रकार की धमकी दे रहे थे। राम मिलन चक्रवर्ती के साथ गए थे। कौन कर्मचारी था, उनका नाम आपको पता नहीं क्या? नाम तो मेरे को पता नहीं है भैया, लेकिन एक किशोर मस्करे। एसपी साहब का फोन लगाया, फिर मेरा लड़का एसपी के पास फोन लगाया तो बोले बमनी थाना में एफआई करो। तो अभी आप एफआईआर करने आए हैं? हाँ जी। आवेदन आपके द्वारा दे दिया गया? दे दिया गया। चक्रवर्ती, जिला चक्रवर्ती कुंभकार संघ का सचिव हूँ। बात यह है कि समाज के हमारे एक व्यक्ति के द्वारा आज आत्मदाह कर लिया गया, जिसका कारण थाना बमनी बंजर था। उक्त घटना यह थी कि थाना बमनी बंजर का एक कर्मचारी एक आरोपी के साथ मिलकर शराब के नशे में उसके घर गया, डराया, धमकाया और इतना बुरी तरीके से दहशत पे डाल दिया कि सामने वाले ने आज अपनी सुसाइड कर ली। जब वह डराने धमकाने के दौरान इतना घबराया हुआ था तो उसने तत्काल एसपी साहब को फ़ोन लगाया। एसपी साहब के फ़ोन लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित पीड़ित व्यक्ति थाना आया। थाना आने के बाद टीआई मैडम के द्वारा जो है जांच करने से मना कर दिया गया एवं उसकी लिखित शिकायत पे पावती देने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत भी उसने सीएम हेल्पलाइन में तत्काल की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण उसने जो है आत्मदाह कर ली। तो पूरे समाज का और उनके परिवार का यह कहना है कि थाना बमनी की प्रताड़ना के कारण उसने यह जो आत्महत्या की है, इसकी जिम्मेदार थाना बमनी बंजर है, जिसे तत्काल लाइन अटैच किया जावे। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ऐसे ही पूत हैं त्रिलोक सिंधिया, जो बचपन से अत्यंत गरीबी के साथ पले बढ़े हैं और शिक्षा ग्रहण की है। आज वे जॉब पर हैं, वहीं अपने माता पिता को अपने साथ रखे हुए हैं और बहुत खुश रखे हुए हैं, परंतु किसी के सामने अपनी गरीबी का उन्होंने रोना नहीं रोया है। बचपन से ही त्रिलोक सिंधिया में एक हुनर है जो वे बाटल के अंदर कलाकृति बनाते हैं। इतनी सुंदर कलाकृति बनाते हैं कि उन्हें उस कलाकृतियों में उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जब भी कोई धार्मिक त्योहार पड़ता है तो वे एक कलाकृति उस त्योहार से संबंधित शीशी पर बनाते हैं और उसके दर्शन अपने माता पिता को कराते हैं। शीशी को बगैर क्षति पहुंचाए उसके अंदर सुंदर सुंदर कलाकृति बनाने के उस हुनर में उन्हें अनेकों उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्होंने अयोध्या का राम मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर के अलावा इतने प्रकार की कलाकृतियां बनाई हैं और इतनी सुंदर बनाई हैं कि उन्हें देखते ही बनता है। बांस और लकड़ी से और छोटी सी चिमटी की मदद से वे इन कलाकृतियों को शीशी के अंदर उतार देते हैं। उनके पिता ने बताया कि उन्होंने यह कलाकृति बनाना किसी से सीखा नहीं है, उन्हें बचपन से ही यह हुनर आता है। त्रिलोक बताते हैं कि एक बार बैठे वे कुछ सोच रहे थे कि कुछ करें और उन्होंने बांस को छीलना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्होंने छीलते हुए बांस को शीशी के अंदर उतारना शुरू किया और बन गई कलाकृति। बस फिर क्या था, वे चल पड़े और लगातार शीशी के अंदर सुंदर सुंदर मंदिर, पक्षी, जानवरों के चित्र, ऐसे अनेकों कलाकृतियां वे शीशी के अंदर बनाते हैं। उन्होंने बताया कि वे लगभग 11 साल के रहे होंगे, तब से वह हुनर
उन्हें दिखा और वे स्वयं इस हुनर को तराशने लगे। उन्होंने बताया कि इस कला को वे बेचते नहीं हैं, अपनी किसी भी कलाकृति को उन्होंने बेचा नहीं है। वे अपने शौक के लिए यह कार्य कर रहे हैं और 11 साल की उम्र से वे लगातार यह कार्य कर रहे हैं। जब उन्हें थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वे शीशी में कलाकृति उतारना शुरू कर देते हैं। तो हुए ना पूत के पांव पालने में दिखते हैं। और आज हम इस कलाकार पूत से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस समय हम हैं त्रिलोक सिंधिया, उनके घर पर हैं। हम बताएं कि बॉटलिंग पे इनका आर्ट है, जो बॉटल के अंदर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। बांस से आकृतियां बनती हैं और बॉटल के पतले से मुंह से ये कैसे बॉटल के अंदर पूरा का पूरा मंदिर या जहाज या दूसरी आकृतियां बना देते हैं, जिसके लिए इन्हें अनेकों अवार्ड भी मिले हुए हैं। और शायद मंडला में ये पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बॉटल के अंदर अपनी कलाकृति को दिखाया है। तो आज हम उनसे बातें करेंगे कि इनके जीवन में कैसे प्रेरणा मिली और क्या संघर्ष रहा। तो त्रिलोकी जी नमस्कार। क्या संघर्ष रहा? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं बहुत ही मध्यम वर्ग से, बिल्कुल वो छोटा सा परिवार था। 2 बहनें, मम्मी पापा। पापा जो है हम बहुत छोटे थे। पापा उस समय रिक्शा चालक थे, हाथ रिक्शा चलाते थे और हम लोग बहुत ही गरीब परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। और उस समय में जब घर में लकड़ी लाया करते थे तो उसमें बांस बंधी रहती थी, जो गठोरा बोलते हैं हम लोग जमाने में। तो गठोरा के जो बांस जो बने रहते थे तो उसको देखा मैंने। क्या है कि उसमें कई बार मैंने देखा मेला मड़ई में कि बांस की जो है कलाकृतियां बिकती थी। तो एक बार हमारे यहाँ अम्मा जी जो है, माता जी हमारी जो है बांस वगैरह वो लकड़ी लेके आए। तो लकड़ी में जो बांस बंधा हुआ था पूरे गट्ठे में, तो वो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भी जो बांस बंधा हुआ है, प्रेरणा मुझे वहीं से निकली सबसे पहले कि वो बांस को मैंने इकट्ठा किया और रखा घर में। तो वो बांस की जो नेरा जो रहता था, बंधा रहता था, उससे मैंने मंदिर बनाया। अच्छा। सबसे पहले शुरुआत मेरी यहीं से हुई है, मंदिर बनाने से। तो क्या उस समय हमारा माता खीरमई जी का मंदिर, पुराना मंदिर था, तो उसको मैंने मंदिर में मन में था कि पुराना मंदिर है, अब तो नया बन गया दूसरा। तो वो उस समय जब मंदिर था तो सबसे पहले मैंने कहा कि माता जी का मंदिर बनाऊंगा। तो एक मंदिर एक रखा हुआ, तो वो मंदिर मैंने बनाया सबसे पहले पुराना माता जी का, वो भी नेरे से बनाया था। तो उसके बाद फिर मुझसे बना, मम्मी पापा को बताया तो बोली बहुत अच्छा है, दीदी लोग बोली बहुत अच्छा बना है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है फिर मैं लैंप बनाया और झूला बनाया बांसी से। फिर पापा जी रिक्शा चलाते थे तो पापा जी को रिक्शा बनाया बांस का। अच्छा। तो वो रिक्शा में बना के पापा जी को गिफ्ट किया था कि जी आप चलाते हैं, ये हमारी प्रेरणा है। मतलब जो इतने संघर्ष से हम पाले बड़े किए। तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे फिर हम लोगों ने पढ़े लाइट, और फिर उसके बाद ये बनाते बनाते फिर हम लोग क्या लालटेन में पढ़ते हुए थे। तो लालटेन की जो कांच थी तो उसमें मैंने सोचा क्यों ना कि लालटेन की कांच में कुछ किया जाए, उसके अंदर कुछ बनाया जाए। तो मैंने सबसे पहले लालटेन की कांच में वो ऊपर रखी हुई, तो वो सबसे मेरी फर्स्ट वाली है। अच्छा। तो मैं उसमें बनाया था लालटेन की कांच में। फिर धीरे से फिर सॉस की बॉटल पे धीरे धीरे फिर जैसे समय आया तो हम लोग यहाँ सॉस आई तो सॉस की बॉटल देखा, तो उसमें जो है मैं सॉस की बॉटल में बनाया। और उसके बाद फिर सॉस की बॉटल में बना के जहाज बनाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे अन्य चीजें बनाई, फिर जहाज बनाया, फिर इंडिया गेट बनाया। फिर उसके बाद फिर कोरोना काल में भी कोरोना को लेकर मैंने जागरूक को लेकर बहुत सी चीजें बनाई। अच्छा। और इंडिया गेट बनाया है, चारपाई बनाई है और जहाज बनाया है और राम मंदिर बनाया था और अभी मठ मंदिर बनाया था। एक हफ्ते पहले मठ मंदिर मैंने डाला था तो वो बनाया। उसके बाद फिर अभी उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर मैंने बनाया, सामने रखा हुआ है। जी उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बनाया है मैं, क्योंकि अभी सावन का समय चल रहा है और मेरी आस्था जुड़ी हुई है, हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है उनसे, भोलेनाथ से। और क्यों ना मैंने सोचा कि मंदिर भी बनाया जाए और घर में भी रहे तो बहुत अच्छी बात है, उनके दर्शन होंगे सभी चीजें। तो उसको लेकर मैंने मंदिर, बांस का मंदिर बनाया। तो ये त्रिलोकी हैं जिनके द्वारा इतनी आकृतियां बनाई गई हैं और इन्होंने इतनी आकृतियां सामने रखी हैं जो इनको इसमें अनेकों अवार्ड भी मिले हैं। तो आप ये बताइए कि ये आपने इतना कुछ बनाया तो आपको अवार्ड कौन कौन से मिले, इसमें कहाँ कहाँ से आपको पुरस्कृत किया गया है?
मैं सबसे पहले तो मैंने मुझे आइकॉन इंडिया आइकॉन का अवार्ड मिला था 2021 में, और उसके बाद फिर 2022 में भी इंडिया रिकॉर्ड से अवार्ड मिला था। और अभी पिछले 26 जनवरी में मैंने राम मंदिर बनाया था, तो ग्राउंड में जो 26 जनवरी में मुझे कलेक्टर मैडम और हमारे कैबिनेट मंत्री के द्वारा पुरस्कार मिला था प्रमाण पत्र के रूप में। और अभी तक तो वैसे कोई खास बड़ा इतना मिला नहीं, और मैंने खुद जो है अपने से। तो कहाँ तक पहुंचे आप इसके लिए? अभी तक आप कहाँ तक आपका नाम पहुंचा है कि आप ये आपकी कलाकृति प्रदेश से बाहर गई हो? तो मैंने इसको पहुंचाया है अपनी ओर से, मुझे 2 रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसमें अपना नाम दर्ज किया है, और हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने अपना नाम दर्ज किया है। अच्छा। उसको इंडिया गेट में जो बना करके उसको मैंने दर्ज करवाया है इंडिया गेट का। तो एक कलाकृति आप बनाते हैं तो उसको बनाने में कितना समय आपको लग जाता है, और कौन कौन सी उसमें क्या लगता है, क्या वस्तुएं लगती हैं उसमें? मुझे बनाने में एक कलाकृति बनाने में तो क्या है कि समय, मैं जॉब में भी हूँ तो मैं रात का समय करता हूँ, तो लगभग 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? तो 2 घंटे 3 घंटे जैसा समय रात मिलता है वैसा रात के समय ही काम कर पाता हूँ मैं, तो 2 घंटे 3 घंटे उसमें डेली मेरे रूटीन में है कि मैं ये काम करते ही हूँ, क्योंकि मेरा एक शौक है ये, और वो शौक में बरकरार रकम इसलिए जो है, और एक धरोहर के रूप में भी कि अपने मंडला में वो धरोहर उनको लेकर के मैं बना रहा हूँ। मंडला में क्या दिखता है कि आपकी इस कलाकृति जो आप इतनी मेहनत करते हैं, ये सब चीज बनाते हैं, तो मंडला में आपको स्थान मिल रहा है? उसके लिए आपको लग रहा है कि ये आगे तक जाएगा, या ये आपको प्रसिद्धि तक पहुंचाएगा और आगे? अब देखो, माता पिता का आशीर्वाद है तो मैंने आज यहाँ तक पहुंच गया, और उनके आशीर्वाद से अभी 26 जनवरी में मुझे मिला है, तो हो सकता है और भी आगे मिले। वो सपोर्ट तो है, सभी का सपोर्ट है, आते हैं और कमेंट भी लाइक वगैरह अच्छी मिलती रहती, तो उसमें सपोर्ट भी है सबका, तो माता पिता का आशीर्वाद देखो आगे और मिलेगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे जो कलाकार हैं, ऐसे बहुत से मंडला में अपने कलाकार हैं जो आज पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जैसे अब आप ही हैं, आपकी कलाकृति भी हम दिशान में देख रहे हैं कि इतनी सुंदर कलाकृति आप बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना क्या चाहते हैं प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अपने यहाँ मंडला में बहुत से कलाकार हैं, प्रशासन उनको सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए, तो हो सकता है मंडला में भी एक अच्छा कलाकार फिर से निकले। तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उनको सबसे पहले पर्दे से पीछे जो छुपा हुआ है उनको लाना जरूरी है। बहुत से अपने यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं जिनको सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो उनको होना चाहिए, ताकि मंडला भी अपने आर्ट क्षेत्र में काफी हद तक बहुत आगे है, लेकिन वो सब छुपे हुए। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप छोटी छोटी कोई कला, हर व्यक्ति के अंदर एक कला रहती है, लेकिन बस उसको आप निखारते जाएं, और निखारते निखारते बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतना मतलब आप लोग आएंगे और ये कामयाबी मिलेगी। मैंने फेसबुक में डाला था सबसे पहले, तो फेसबुक से ही देख के आप लोग वगैरह मीडिया वाले आए, तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे जो बनता है आप सोशल मीडिया में बिल्कुल उसको डालें, जिससे आपको जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। आप चाहते हैं कि यह आपके जीवन उपार्जन के लिए आपका साधन बने? कलाकृति लेने वाले आए, खरीदे हैं आप, तो फिर उस पे काम नहीं, मैं तो इसमें नहीं, शौक के लिए करता हूँ मैं, शौक के लिए नहीं करता मैं, क्योंकि मेरा शौक है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और जो अपनी मंडला की धरोहर है उनको भी मैं अपने कलाकृतियों के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे अपने यहाँ भी कला दीर्घा है, जहाँ पर कलाकारों की जो कलाकृतियां होती हैं वह रखी जाती हैं। कान्हा में कला दीर्घा है, तो जो फॉरेन के लोग आते हैं वो उन्हें खरीदते हैं ना। तो आपने कभी अपनी कलाकृति रखी वहाँ पे? नहीं, मैंने नहीं रखी, क्योंकि मुझे उधर बेचना नहीं है, मैं इसको शौक में रखा हूँ कि भैया ये शौक के तौर पे काम करता हूँ मैं। अच्छा, मैं जॉब में भी हूँ, तो इसलिए मैं क्या है कि इसको शौक में रखा हूँ, शौक के तौर में करता हूँ कि भैया ये अपने जो मेरी शौक है उसको मैं कामयाब रखा हूँ। मैं भूलना भी नहीं चाहता कि लोगों को मतलब बताना चाहता हूँ, देखिए मैं अपने जो काम करता हूँ उसके साथ साथ ये समय निकाल के काम कर रहा हूँ, तो आप लोग तो उसको दैनिक में ला सकते हैं और उसमें अपना जो है दिनचर्या चला सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोक सिंधिया जी, जिन्होंने बाटल के अंदर जो कलाकृतियां ये बनाते हैं वह उनके शौक के लिए है, जीवन को चलाने के लिए नहीं है।
कला कोई न और आगे बढ़े, इनकी कला में निखार आए, जिसके लिए निरंतर हर बताते हैं कि इनको जो समय मिलता है उस समय से निकलकर ये उस पर काम करते हैं। और कलाकारों के लिए भी उन्होंने बताया कि अपनी कला को निखार कर सामने लाइए। हर व्यक्ति में एक कला होती है। इनका कहना है कि कुछ ना कुछ कला हर व्यक्ति में होती है, उसे निखारने की बस जरूरत है। तो हमारे मंडला जिले में भी ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो अपने अपने फन पे आगे हैं, लेकिन उन निखारने की उसे आवश्यकता होती है। आज हमने आपको त्रिलोक सिंधिया जी से आपकी मुलाकात कराई है और आपने उनकी कलाकृतियां भी देखी हैं, सुंदर कलाकृतियां हैं उनकी। मैं मनीष तिवारी, मंडला।